उस दिन चिता पर रखे हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम प्रणाम किया तो सहसा विश्वास नहीं आया कि वे अब फिर नहीं बोलेंगे। ऐसा लगा कि जैसे सो रहे हों। कुछ क्षण में उठ बैठेंगे और अपनी उग्र भाषा में भाषण देना आरंभ कर देंगे। उग्र जी का व्यक्तित्व असामान्य था। वह कभी भी भीड़ में एक बनकर नहीं रहे। उनके अंतर्मन में कुछ ऐसी ग्रंथियां थीं जो उन्हें सदा उद्वेलित और असंयत बनाए रखती थी। यदि वह लीक पर चलते तो उग्र कैसे होते। उनसे मिलने से पूर्व मैं उनकी प्रतिभा का कायल हो चुका था। तब शायद विद्यार्थी ही रहा हूँगा। दिल्ली की मारवाड़ी लाइब्रेरी में चंद हसीनों के खतूत पढ़ने बैठा तो पढ़कर ही उठा। पुस्तक बहुत बड़ी नहीं है, परंतु उसकी भाषा, उसकी शैली और उसके दर्द ने मेरे किशोर मन को अभिभूत कर दिया। आज भी याद है कि मैं कई दिन तक भरा भरा रहा था। कई व्यक्तियों से उसकी चर्चा की थी। इस क्षण उसके शब्द मुझे याद नहीं है, लेकिन विभोरता की यह स्थिति आज भी अंतर्मन पर अंकित है। कई वर्ष बाद जनवरी 1941 में घूमता घामता मैं इंदौर जा निकला। तब तक लिखने लगा था और उन दिनों इंदौर से प्रकाशित होने वाली वीणा हिंदी के तत्कालीन मासिकों में प्रमुख स्थान रखती थी। मेरी कहानियाँ उसमें प्रकाशित हो चुकी थी। श्री कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर उसके संपादक थे। मैं उनसे मिलने के लिए वीणा के कार्यालय में गया। वहाँ किसी व्यक्ति ने मुझे बताया, दीक्षित जी तो आज नहीं आएंगे, उग्र जी यहीं पर हैं, उनसे मिल लो। मैं उत्फुल्ल हो उठा। अच्छा, उग्र जी यहाँ पर हैं? वह बोले, जी हाँ, वह पीछे के कमरे में ठहरे हुए हैं। मैं सहसा साहस नहीं बटोर सका और जब उनकी ओर चला तब भी शरीर में कंपन था। देखा कि समिति के विशाल प्रांगण में एक अपेक्षाकृत ठिगने कद का व्यक्ति तहमत लगाए जोर जोर से माली से कुछ कह रहा है। बाल उसके कुछ लंबे हैं और उसने अपने दोनों हाथ पीठ पर बांधे हुए हैं। बार बार एक हाथ को तेजी से आगे बढ़ाता है और क्यारी की ओर इशारा करके माली से कुछ कहता है। डरते डरते पास पहुंचकर मैंने नमस्ते की। उन्होंने सहसा गर्दन उठाकर मेरी ओर देखा। मुख पर आवेश था, आंखें चढ़ी हुई थी। कुछ तल्खी से पूछा, तुम कौन हो? मैंने झिझकते हुए अपना परिचय दिया और कहा, अभी सुना है कि आप यहाँ ठहरे हैं, इसलिए दर्शन करने चला आया हूँ। उन्होंने कहर भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा और तीव्र स्वर में कहा, किस हरामजादे उल्लू के पट्टे ने तुमसे कहा कि मैं हरामजादा उल्लू का पट्टा यहाँ ठहरा हूँ? सुनकर मेरी क्या दशा हुई इसकी कल्पना ही की जा सकती है। घोर आर्य समाजी सदाचार का उपासक और नौसिखिया लेखक, कुछ सूझ न सका क्या कहूँ क्या न कहूँ। उन्होंने मानो मेरी स्थिति को भांप लिया। मन ही मन मुस्कुराए भी होंगे। बोले, अच्छा तो तुम वही विष्णु हो जो कहानियाँ लिखता है? जी हाँ, लिखते रहो, ठीक है। और फिर दो चार भारी भरकम गालियाँ देकर माली की ओर मुखातिब हो गए और मैं जान बचाकर वहाँ से भागा। उनकी प्रतिभा का मैं तब भी कायल था, लेकिन मैं भाषा से सहमत नहीं हो सका और मुझे लगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ टूट गया है और वह टूटन इसे काट रही है। वह उसे झेल नहीं पा रहा। गालियाँ उसी नपुंसक क्रोध का प्रतीक है। आज भी मेरी यही मान्यता है। उनकी भाषा में जितना रोष, आक्रोश था और वाणी में जितनी उग्रता और अभद्रता थी, अंतर में वह उतने ही दुर्बल थे और उस दुर्बलता को छिपाने के लिए ओज की चांदनी चढ़ाते रहते थे। शीशे पर चांदी चढ़ जाती है तो वह दर्पण बन जाता है, लेकिन उस दर्पण में आदमी अपने को ही देखता है और जैसे देखना चाहता है वैसा ही देखता है, असली रूप को नहीं देख पाता। उसके बाद उनको खूब पढ़ा, उनके बारे में जाना, उनसे मिला, प्रशंसा और निंदा दोनों ही उनसे पाई, लेकिन अपनी राय बदलने का अवसर नहीं पाया। हमेशा यही लगा कि इस व्यक्ति को पारखियों ने पहचानने में गलती की है
और प्रतिक्रिया स्वरूप इसने अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए इस अनगढ़ उग्रता को ओढ़ लिया है। उनको लेकर घासलेटी साहित्य के विरुद्ध एक आंदोलन चला। तत्कालीन समाज की जो स्थिति थी और आर्य समाज का घोर ब्रह्मचर्य वाला जो अति संयमी आचरण तत्कालीन प्रबुद्ध मानस को ग्रसे हुए था, उसमें उग्र जैसे व्यक्तियों को कोई कैसे समझ सकता था। बड़े उग्र रूप में उन्होंने समाज पर चोट की और नग्नता को कला के झीने आवरण में ढकने का प्रयत्न नहीं किया। बहुत वर्षों बाद चॉकलेट का फिर से प्रकाशन हुआ। उन कहानियों को पढ़कर मैं उस पुराने आंदोलन से सहमत नहीं हो सका। निश्चय ही वे शिल्प की दृष्टि से सुंदर रचनाएं नहीं थी, लेकिन उनका उद्देश्य अश्लीलता का प्रचार करना भी नहीं था। उस पुस्तक की रिव्यू करते हुए मैंने ये दोनों बातें लिखी। न जाने उग्र जी को कैसे पता लग गया कि यह सब मैंने लिखा है। अचानक एक दिन कनॉट सर्कस में उनसे भेंट हो गई। बिना किसी भूमिका के मेरी और बड़ी गंभीरता से देखते हुए उन्होंने कहा, तुमने बड़ी संतुलित आलोचना की है, ठीक ही लिखा है। मैं जानता हूँ वह बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन इन शब्दों ने मेरी इस धारणा को और भी पुष्ट किया कि इस आदमी को किसी ने समझने का प्रयत्न नहीं किया, और यह भी कि यह व्यक्ति समझे जाने की अपेक्षा रखता है। हर व्यक्ति रखता है, लेकिन कुछ हैं कि उपेक्षा पाकर अपेक्षा की चिंता नहीं करते, और कुछ होते हैं कि उनके भीतर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। तीव्र प्रतिक्रिया सदा तोड़ती है। उग्र जी की व्यंग्य करने की क्षमता और उनकी अनोखी शैली के विवेचन का यह अवसर नहीं है। मेरा ध्यान उनके व्यक्तित्व पर ही जाता है। उनकी भाषा को न सह पाकर भी उनके उग्र अहम और गतिमय व्यक्तित्व ने सदा मुझे प्रभावित किया। नवंबर 1949 में मैं मिर्ज़ापुर गया था। उन दिनों उग्र जी वहीं रहते थे। अपने अग्रज के साथ मैं उनसे मिलने पहुंचा। 9 वर्ष बाद मैं उनसे मिल रहा था। तब का वह मिलना भी क्षणिक ही था, लेकिन वह तुरंत ही पहचान गए और बड़े स्नेह के साथ स्वागत किया। बैठने के लिए कुर्सियां उठा कर लाए, खूब संस्मरण सुनाए, भोजन के लिए निमंत्रण दिया। कहा, मैं तुम्हें पकवान नहीं खिला सकता, प्रेम के साथ ज्वार बाजरे की रोटी खानी है तो स्वागत है। उनका वह स्नेह भरा निमंत्रण स्वीकार करके हमें खुशी होती, लेकिन चूंकि हमें आगे जाना था इसलिए इस सौभाग्य से वंचित रह गए। पर बातों में बड़ा आनंद आया। तत्कालीन साहित्य के तथाकथित नेताओं को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा वह रंज मात्र भी अनर्गल नहीं था, सटीक था। मुझे ऐसा लगा जैसे वे अब कुछ गंभीर हो गए हैं, जैसे बुद्धि को कुछ स्थायित्व तो मिल गया है। गालियाँ भी कुछ कम हो गई हैं, कहीं थक तो नहीं गए। लेकिन सीने जीवन के संस्मरण सुनाते हुए जब उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती दुर्गा खोटे की चर्चा की और बताया कि उसने एक दिन मुझसे सेट पर ही एक संबोधन बदलने के लिए कहा। वह चाहती थी कि अमुक व्यक्ति को उससे प्रिय न कहलवाया जाए। उस समय उग्र जी अपनी चिर परिचित आवरणहीन उग्र भाषा का प्रयोग करने लगे। श्रीमती दुर्गा खोटे और अपने लिए उन्होंने न संज्ञा का प्रयोग किया न सर्वनाम का, विशुद्ध पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर आ गए। मैं अब तक आर्य समाज के अति संयमी प्रभाव से काफ़ी मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर भी अग्रज की उपस्थिति में एक और अग्रज के मुख से इस प्रकार की भाषा सुनकर सक पका गया। लेकिन उग्र यह भाषा न बोलें तो उन्हें पहचाने कौन। कई वर्ष बाद ये दिल्ली आकर रहने लगे। तब उनसे बहुत मिलना होता था। कनॉट सर्कस के बरामदों में बहुत बार उनके साथ सैर की है। मित्रों और अग्रजों के प्रति उनके आक्रोश को बद्दी बद्दी गालियों में बहते हुए देखा है। मुझे देखते ही वह छींटाकशी करने से नहीं चूकते थे। जैसे एक दिन बोले, क्या यह छिले हुए आलू जैसा चिकना चिकना मुंह लिए हुए घूम रहे हो। एक बार तो मुझसे इतने अप्रसन्न हुए कि तीव्र भर्त्सना का पत्र लिख भेजा। 1957 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शताब्दी मनाई गई थी। उस अवसर पर आकाशवाणी से अनेक रूपक प्रसारित हुए थे। सबसे पहला रूपक मैंने ही लिखा था। उसका बहुत सीमित क्षेत्र था। मुझे उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना था। सामग्री बहुत कम उपलब्ध थी और फिर वह एक डॉक्यूमेंट्री रूपक ही तो था। संयोगवश वह साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपा। उग्र जी ने उसे पढ़ते ही तुरंत मुझे वह भयानक पत्र लिखा।
साथ ही साथ संपादक को भी खरी खोटी सुनाई। उस पत्र का संबोधन इस प्रकार था: देखो जी महाशय विष्णु प्रभाकर, और अपने हस्ताक्षर इस प्रकार किए थे: वही उग्र चवन्निया पाठक। पते में मेरे नाम के साथ एक श्री के स्थान पर 10 बार श्री लिखा था। मैं जानता था कि वह साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक श्री बांके बिहारी भटनागर से अप्रसन्न है। शायद मेरे द्वारा की गई चॉकलेट की आलोचना से भी वह अप्रसन्न हुए हों, अन्यथा रेडियो के आदेश पर लिखा गया वह रूपक इस योग्य नहीं था कि उसकी चर्चा की जाती। फिर भी मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्हें पत्र लिखा, परंतु न तो उन्होंने उसका कोई उत्तर दिया, न मिलने पर इस बात की चर्चा की। उसी तरह मुक्त भाव से मिलते रहे। एक बार मैंने उनसे कहा, उग्र जी कृपया आप एक बार मेरे गरीब खाने पर भोजन करने पधारिए। तब वह पान की दुकान पर पान खा रहे थे। एक पान मेरी ओर भी बढ़ाया, बोले, सोच लिया है। मैंने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, आप अग्रज हैं, आपको आना चाहिए। वह मुस्कुराए, केवल इतना ही कहा, ठीक है, अच्छा। लेकिन सहसा दूसरे व्यक्ति की ओर देखकर उन्होंने कहा, हमें बहुत से लोग बुलाते हुए डरते हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों? तल्खी से बोले, सालों के घर में जवान लड़कियां बहुएं जो होती हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन उग्र जी तो उग्र जी थे। उनको अप्रतिभ होते हुए मैंने एक ही बार देखा। आकाशवाणी पर कवि सम्मेलन था। दिल्ली के सभी प्रमुख साहित्यकार निमंत्रित थे। उग्र जी, दद्दा, मैथिली शरण गुप्त भी थे। सम्मेलन समाप्त होने पर अपने स्वभाव के अनुसार दद्दा सबसे मिलते घूम रहे थे। मैंने कहा, दद्दा, उग्र जी भी आए हैं। दद्दा तुरंत यह कहते हुए कहाँ हैं उनकी ओर लपके और उन्हें सामने पाकर बड़े स्नेह से उनसे बातें करने लगे। कुशल समाचार पूछा और बोले, कभी गरीब खाने पर जूठन गिराने आइए ना। उग्र जी ने क्या जवाब दिया था ठीक शब्द याद नहीं है, निश्चय ही यह संयत उत्तर था। लेकिन चलते चलते एकाएक दद्दा बोले, महाराज जी, आपने अपनी प्रतिभा का बड़ा दुरुपयोग किया है। उग्र जी हतप्रभ से देखते ही रह गए और दद्दा आगे बढ़ गए। यद्यपि इस स्पष्टता के पीछे स्नेह ही था, फिर भी इसके दंश में कचोट तो था ही। पर उग्र जी एक शब्द नहीं बोले, शायद दद्दा के प्रति आदर के कारण, शायद स्थिति की आकस्मिकता के कारण। अंतिम बार मैं उनसे जयपुर में मिला था। तब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। एक छोटे से कमरे में वे लेटे थे। आसपास कई मित्र थे। उन्हें देखकर यही लगता था कि वह अस्वस्थ हैं। वैसा ही जीवन, वही मुक्तता। मुझे देखकर वह उठ बैठे और काफ़ी देर तक बड़े स्नेह से बातें करते रहे। स्नेह उनमें निश्चय ही था, परंतु उनका व्यंग्य विद्रूप वाला रूप इतना उभर कर सामने आता था कि शेष सब कुछ उसमें छिप कर रह जाता था। वह मानो प्रतिक्षण बदला लेने की भावना से प्रेरित रहते थे। उनके साहित्य की शक्ति बेशक व्यंग्य पर आधारित थी, लेकिन उनमें और भी गुण थे। वह तीव्र समाज सुधारक और खरे देशभक्त थे। विस्तार के बावजूद शैलीकार के रूप में सदा जीवित रहेंगे। चंद हसीनों के खतूत, महात्मा ईसा, बुधवा की बेटी और अपनी खबर जैसी उनकी रचनाएं उनकी प्रतिभा का जय घोष करती रहेंगी। उसकी माँ जैसी उनकी कहानी उनके उस रूप को उजागर करती है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व अद्भुत मनोग्रंथियों का समूह था। उन्होंने जिस स्नेह समादर की अपेक्षा की वह उन्हें न तो जीवन में मिला न साहित्य में। वह जीवन भर अविवाहित रहे, पर उस स्थिति को सह नहीं पाए। वह उन आक्रमणों की उपेक्षा भी नहीं कर सके जो उन पर हुए। अंतर में टूट जाने पर भी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराने का कोई अवसर नहीं चूके। इसीलिए उनका व्यंग्य दंश अत्यंत विषैला और किसी सीमा तक दिशाहीन भी हो उठता था। लेकिन जैसे झाग के नीचे शुद्ध सलिल बहता है, उसी तरह उनके इस अनगढ़ अनियंत्रित जीवन के पीछे एक सशक्त लेखक, एक देशभक्त और एक स्नेही मनुष्य का हृदय भी छलकता था। उन्होंने नए सिरे से फिर लेखनी उठाई थी, पर कल भगवान अचानक ही उन्हें हमारे बीच से उठा ले गए। लेकिन साहित्य के इतिहास में वे सदा जीवित रहेंगे।